सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। अंशुल बारोड़ नाम है मेरा, उज्जैन का रहने वाला हूँ मैं। सब इंजीनियर हूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत। अब अपन कुछ बेसिक जो है चीज़ें पढ़ लेते हैं कि कृषि अभियांत्रिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि अभियांत्रिकी। अभियंता मतलब कि इंजीनियर, ठीक है। कृषि अभियांत्रिकी क्या होता है? कृषि अभियांत्रिकी का मतलब होता है कृषि से रिलेटेड, ठीक है। पहले ही नाम आ गया कृषि। अब कृषि में जो यूज होने वाली जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उन सभी को मिला दो तो बनता है क्या? कृषि अभियांत्रिकी। अब कृषि अभियांत्रिकी में कैसे मिलाओगे? जहां से आपकी सॉइल, अपन कहां से चालू करते हैं? एग्रीकल्चर सॉइल से। तो मिट्टी से, मिट्टी को बनाने में और मिट्टी को जो है अपन पल्वराइज करते हैं, प्लाउ चलाते हैं, तो मिट्टी की प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, मिट्टी की प्रिपरेशन से लेकर तो आप जो अभी आप ये खाते हो चीटो, वो कुरकुरे खाते हैं और जितनी भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जो आपके मुंह तक गई और अंदर तक गई, वहां तक की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं कृषि अभियांत्रिकी। अब उसमें आने वाली कैसी टेक्नोलॉजी है? आपका रिवर्सिबल प्लाव हो गया, रोटावेटर हो गया, सीड प्रिपरेशन में आपकी सीड ड्रिल हो गई, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हो गई, प्लांटर्स हो गए, रेसबेड प्लांटर्स हो गए। ऐसे ही आपकी फिर आपकी जो है हार्वेस्टिंग मशीन्स हो गए, थ्रेशर हो गए, ठीक है। आपकी कंबाइन हार्वेस्टर हो गया। फिर आपके बीच में आप थोड़ा सा प्रोसीजर लेंगे तो स्प्रेइंग जो है, आप स्प्रे पंप यूज करते हैं दवाई छिड़कने के लिए। तो ये सारी जो कुल मिला के, फिर इसके बाद भी खत्म नहीं होता। आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, आपका ग्रेन आपके हाथ में आ गया, लेकिन कृषि अभियांत्रिकी अभी खत्म नहीं हुआ है। ग्रेन प्रोसेसिंग के बाद, ग्रेन को जब आप प्रोसेस करोगे, उसमें से ग्रेडिंग करोगे, उसकी सेपरेशन करोगे, स्पाइरल सेपरेटर यूज करोगे, जो भी चीजें करोगे, या फिर आप उससे आटा बनाओगे। जैसे सोया मिल है, सोया प्रोडक्ट्स बनते हैं, सोयाबीन से जो है टोफू बनता है जिसको सोया पनीर बोलते हैं अपन। वैसे उसके लिए जो मशीन है, एक्सट्रैक्शन मशीन, आपने मूंगफली उगा ली, मूंगफली का तेल निकालना है तो उसके लिए जो मशीन है, तो ये सारी मशीनें जो है आती है टाइम में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, कृषि अभियांत्रिकी। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बेसिकली 3 चीजें जो है अपने आती है। मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता देता हूं। आपने सोइंग करी, ठीक है, आप सोइंग कर रहे हो। सोइंग में क्या होता है, आपके पास सोइंग से पहले भी अपन एक काम करते हैं, अपन ना इसमें वो यूज करते हैं, फील्ड प्रिपरेशन, ठीक है। ये फील्ड प्रिपरेशन क्या होता है? फील्ड प्रिपरेशन मतलब आपके पास एक सॉइल पड़ी है, एक बंजर जमीन है, मान के चलो एक बंजर जमीन है। अब आपको उसको उपजाऊ बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पता है कि सामने ऊपर वाली जो मिट्टी है वो तो पूरी बंजर हो चुकी है पहले से, उस पर तो खरपतवार ही हो। तो आप क्या करोगे, जो नीचे से जो अपनी उपजाऊ मिट्टी है उसको निकालोगे। उपजाऊ मिट्टी क्यों निकालते हैं अपन? कोई बता सकता है क्यों निकालते हैं उपजाऊ मिट्टी? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा बहुत अच्छा बोला उन्होंने, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें बहुत तरीके के जो है मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पहले से ही रहते हैं उसमें। तो ये सारी चीजों को अपने को क्या करना है, ऊपर लाना है। क्या काय के लिए? ताकि जो हम ग्रेन जिसको सो करें उसको एक बेस मिले पैदा होने के लिए। हम लोग गमले लगाते हैं घर पे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी लाते हैं, फर्टिलाइजर्स लाते हैं, उसमें डालते हैं तो अच्छे से वो उगते हैं। नर्सरी में भी बेसिकली यही काम होता है। तो हम क्या करते हैं, फील्ड प्रिपरेशन करते हैं। फील्ड प्रिपरेशन में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, हमने रिवर्सिबल प्लाउ चलाया। देखो नवीन कृषि यंत्र है, नवीन कृषि यंत्र में आते हैं आपका रिवर्सिबल प्लाउ, ठीक है। आप जो पहले जो मोल्ड बोर्ड प्लाउ से करते थे वो सब अब खत्म हो गया। आप जो आ गया आपका रिवर्सिबल प्लाउ हो गया। मतलब आपको अगर आप इस साइड से एक तरफ से अगर ये प्लाउइंग कर रहे हो तो अगली बार आपको जो है इधर मतलब ऐसे घूम के ऐसे नहीं आना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, उसको रिवर्स कर दोगे तो फिर वो यहां से आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पहले क्या करते थे कि अपना एक ही साइड चलता था, तो इधर यहाँ पे रोक के या तो फिर रिटर्न आके करते थे या फिर इधर से ऐसा पूरा लंबा करवाते थे। अब क्या हुआ है कि रिवर्सिबल प्लाउ के आने से क्या हुआ है कि यहां तक तो अपन जा रहे हैं, लेकिन यहां से अपन उसको प्लाउ को रिवर्स कर रहे हैं। तो ये इससे क्या बच रहा है, ट्रैक्टर का डीजल बच रहा है, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज बच रहे हैं, आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम करने के। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बेसिक मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य कृषि अभियांत्रिकी का ये है कि जो एग्रीकल्चर की जो कॉस्टिंग है,
जो आपका जो कुछ भी पैदा कर रहे हो तो उसके लिए जो कॉस्टिंग आ रही है उसको हमको कम करना है। कैसे कम करोगे? मशीनरी यूज करके। आपको पता है आज भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी बताया बाहर की, क्या है? लेबर की। ठीक है, लेबर नहीं मिल रहा, ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा है, आपको काम करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। तो अब हमको क्या करना पड़ रहा है? मशीनरी पे डिपेंड होना पड़ रहा है। मशीनरी पे अपन डिपेंड इसीलिए हो रहे हैं ताकि हमको लेबर की जरूरत ना पड़े और हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाए। आपने 7-8 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके एक मशीन खरीदी, कम से कम आपका जो है 10 साल तक चलेगी, उसकी लाइफ ही रहती है, 10 साल का स्पान रहता है, तो 10 ईयर्स तक वो अगर चली तो आप सोचो आप कितने सारे जो है लेबर भी आपका बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा, आपका फील्ड ऑपरेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और आपको पता है ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्यों हो रही है ये सारी चीजें? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदर कंडीशन सेम नहीं रही है। जो ट्रेडिशनल वेदर था कि हाँ भैया इस मंथ से इस मंथ के बीच में ही बारिश होगी, इस मंथ से इस मंथ के बीच में ही जो है गर्मी पड़ेगी, और बहुत सारी चीजें फिक्स थी। लेकिन अब क्या हुआ है? फिक्स नहीं है कुछ भी, आपका कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए फास्ट प्रोसेसिंग। पूरा वर्ल्ड जो है फास्ट प्रोसेसिंग में आगे बढ़ गया है। तो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? मशीनरी। तो मशीनरी में आपका फील्ड प्रिपरेशन में आपका एक तो आ गया अपना रिवर्सिबल प्लाउ, फिर आपका रोटावेटर। रोटावेटर क्या करता है? जैसे रिवर्सिबल प्लाउ क्या करता है, नीचे से मिट्टी निकाली और वो ऐसी कैसी पलट देता है। तो क्या हुआ, आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीचे थे वो अब ऊपर आ गए हैं, सॉइल वो हो गई है। लेकिन क्या हुआ अब रिवर्सिबल प्लाउ आने से कि जो सॉइल है वो आपके इतने बड़े बड़े ब्लैक, अपने यहाँ पे काली मिट्टी यूज होती है, बहुत सारी जगह लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, बहुत सारी तरह की मिट्टियां यूज होती है। तो अब क्या होता है कि अब अपने काली मिट्टी के वो बन जाते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं, डल्ले जिसको बोलते हो आप लोग, तो वो बन जाते हैं। तो उसको भी अब अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो सोइंग कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या यूज करते हैं? रोटावेटर या कल्टीवेटर, इस तरीके की भी मशीनें यूज होती है। कल्टीवेटर को आप पंजा बोलते हो, जो उसमें टाइन्स लगी रहती है, उसको जो ये जो नीचे लगी रहती है ना, जो कर्वीशियस शेप में जो रहती है उसको बोलते हैं टाइन्स। ठीक है, टेक्निकल वर्ड होता है टाइन्स। अपन जब भी जाते हैं किसी से सिड्रिल खरीदी, रोटावेटर खरीदा, तो वो बोलता है 9 टाइन्स है, 11 टाइन्स है। तो वो जो नीचे के आपके जो वो रहते हैं पत्ते, वो उसको बोलते हैं टाइन्स। तो आपका जैसे ही आपने रोटावेटर करोगे, रोटावेटर क्या होता है? रोटावेटर एक मशीन होती है जो हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे, ठीक है, सॉरी वर्टिकल मूवमेंट करती है। ठीक है, नीचे ब्लेड्स लगी रहती है, वर्टिकल मूवमेंट करके क्या करती है? सॉइल को ब्रेक करती रहती है। अब सॉइल को ब्रेक करा तो वो सॉइल भुरभुरी हो गई, तो क्या हुआ कि उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जितने भी जो है उसके अंदर जो है अच्छी चीज वो है फर्टिलाइजर्स और अच्छे न्यूट्रिएंट जो है वो सारे जो है आपको आपके जो सीड्स है उसके लिए उपलब्ध रहेंगे। जब उसकी मतलब उसका जब नीड आएगा तो उसके लिए अवेलेबल रहेंगे वो। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रोटावेटर मशीन बोलते हैं। रोटावेटर के बाद एक कल्टीवेटर भी होता है, कल्टीवेटर भी सेम करता है, लेकिन रोटावेटर क्या फाइन करता है। एक आपका आता है गायरोवेटर भी, अगर आपने सुना हो गायरोवेटर और रोटावेटर। गायरोवेटर में क्या होता है? ऐसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, जैसे रोटावेटर ऐसा घूम रहा है तो वो ऐसा घूमता है। समझ में आ गया? तो उसको अपन गायरोवेटर भी बोलते हैं। कुछ लोग गायरोवेटर को रोटावेटर बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग करती है। आपको कंपनीज भी पता है, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, महिंद्रा का आता है, शक्तिमान का आता है, ग्रीन सिस्टम का आता है, जॉन डियर का आता है, ये सारी चीजें आती है। तो ये रोटावेटर हो गया अपना। फील्ड प्रिपरेशन में अपन मेनली अभी जो है 3 यूज करते हैं। हालांकि फील्ड प्रिपरेशन में अपन हर साल ये सारी चीजें नहीं कर सकते, हर साल फील्ड को प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप सोचो कि आपने अपनी ये वाली मिट्टी खोद के ऊपर कर दी, अब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए, अब वो वाली जो पुरानी मिट्टी वो तो नीचे चले गई, तो वो तो बंजर ही है। तो आप हर बार ऐसा करोगे तो आपकी जो मिट्टी की उर्वरकता है, जिसको अपन बोलते हैं वो जो फर्टाइल जो आपका लैंड है, वो तो आपका खत्म होते जाएगा। तो इसलिए हम जो है इसका गैप ले लेके फील्ड प्रिपरेशन करते हैं। आइदर अपन 1 साल 2 साल के बीच में अंतराल में जो है फील्ड प्रिपेयर करते हैं, रिवर्सिबल प्लाउ यूज करते हैं, रोटावेटर यूज करते हैं, जो आपको यूज करना हो। ठीक है, अब फील्ड प्रिपरेशन के बाद अपन आ जाते हैं सोइंग पे। ठीक है, आपने क्या करा? फील्ड आपकी प्रिपेयर हो गई, अब आप करोगे सोइंग। सोइंग करोगे मतलब कि आप जो है उसमें बीज डालोगे, बीज बोओगे, या फिर आप जैसे कि चावल में ट्रांसप्लांटिंग होती है, ठीक है, या आप प्लांटेशन करोगे। सोइंग और प्लांटेशन, ठीक है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ठीक है, प्लांटेशन, सोइंग का मतलब होता है आपका बीज बोने का, जो बीज है। प्लांटेशन का मतलब आपके पास प्लांट पड़ा है पहले से ही और आप उसको जो है वो कर रहे हो, बो रहे हो। ठीक है,
तो इसमें अपने यूज होने वाली 3-4 मशीनें हैं जो मेनली अभी हाईटेक मशीनें जो चल रही है। एक आपका सीड ड्रिल, तो आप जो बेसिक जो ट्रेडिशनल वे से अपन चलाते आ रहे हैं वो सीड ड्रिल चल रही है। सीड ड्रिल भी 2 तरह की होती है, एक सिंगल होती है, एक डबल होती है। ठीक है, अपन बोलते हैं सिंगल पेटी, डबल पेटी बोलते हैं लोकल भाषा में। सिंगल पेटी में क्या होता है कि आपको पहले सीड्स डालना पड़ता है, फिर आप फर्टिलाइजर्स अलग से छिड़कते हो। और डबल पेटी में क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स आपके साथ में ही रहते हैं। जो सीड्स होते हैं उसके साथ में एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें आपका फर्टिलाइजर्स होता है। और जैसे ही आप उसको प्लांटेशन करते हो तो प्लांटेशन के साथ ही जो है वो अपने आप फर्टिलाइजर्स भी उसके साथ गिरता जाता है। तो उससे क्या होता है, एक फायदा ये रहता है कि आपको डायरेक्ट जो प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। अब बेसिक क्वेश्चन ये वापस से आ गया कि भैया हमको डबल पेटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जो है सॉइल खराब हो रही है डे बाय डे, तो इसलिए हमको डबल पेटी की जरूरत पड़ गई है। तो डबल पेटी क्यों निकाली? क्योंकि सॉइल खराब हो गई। नहीं तो कि पहले चली रही थी सीड ड्रिल सिंगल पेटी की। डबल पेटी की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि सॉइल को अब जो न्यूट्रिएंट्स उससे मिलने चाहिए थे आपकी सॉइल से वो मिल नहीं रहे, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डबल पेटी कर दी। बोले कि लो आप तो फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट भी साथ में लेके जाओ। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे इंजीनियरिंग इवोल्यूशन का। क्या होता है कि आपका जो बेसिक रिसोर्स है वो लैप्स हो रहा है तो आपकी इंजीनियरिंग बढ़ रही है। अब सब आर्टिफिशियल हो गया है, आपका जो नेचुरल रिसोर्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आपकी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग बढ़ते जा रही है। मतलब आप सब सारी चीजें आपको आर्टिफिशियल मिल रही है। आपको इंसेक्टिसाइड्स यूज करना पड़ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ते हैं। क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि आपका बेसिक जो वो था नेचुरल फार्मिंग वो तो खत्म ही कर दिया। अब ये नेचुरल फार्मिंग क्यों खत्म हो गया? क्योंकि लोगों में क्या हो गया, एक वो बढ़ गया, पैसा कमाने की झिझक बढ़ गई। तो सब लोग पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं, तो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी तो वही है, क्वांटिटी बढ़ाए जा रहे हैं। क्वांटिटी बढ़ाने से क्या हुआ कि सारे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज कर करके अपन ने पूरी खत्म कर दी चीजों को, सिर्फ इसलिए कि हमारी क्वांटिटी ज्यादा है ताकि हमको पैदावार ज्यादा मिले। पैदावार ज्यादा मिलेगी तो हमको फसल का पैसा ज्यादा मिलेगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग, हम लोग भी, अब देखो गवर्नमेंट भी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि अब हम इंजीनियरिंग पे भी कितना डिपेंडेंसी रखें। आज के टाइम में आप नेचुरल रिसोर्स कम हो गए, इंजीनियरिंग बढ़ गई। अब इंजीनियरिंग भी किसी टाइम तक जो है वो कम होगी सही। अब आपके फर्टिलाइजर से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी सीड्स को, तो क्या करोगे आप? तो इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं डिपार्टमेंट से। सोइंग में आपका सिंगल पेटी, डबल पेटी सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो अपन बोलते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। जब भी कम CUM कम शब्द आ जाता है, मतलब इसका मतलब होता है प्लस, ऐड। मतलब जहां पे 2 ऑपरेशन आते हैं वहां पे कम जो वर्ड है उसका यूज होता है। तो ये सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। फिर एक और नई टेक्नोलॉजी है जो अपने यहाँ पे मालवा में बहुत ज्यादा धूम मचा रही है, जिसमें रेसबेड। ठीक है, रेसबेड प्लांटर जिसको अपन बोलते हैं, रेसबेड प्लांटर, इंक्लाइंड बेस्ड प्लांटर। तो ये रेसबेड प्लांटर क्या होता है, आपकी जो गरड़ पद्धति जिसको आप गरड़ बोलते हो हिंदी में, बेड ऐसा प्रिपेयर कर देती है सॉइल में और उसके अलोंग जो है आपका सीड बो देते हैं। तो उससे क्या होता है कि रेसबेड के फायदे क्या है? रेसबेड का फायदा सबसे बेसिक ये है कि जो आपका सॉइल लॉस होता है वो बच जाता है, आपको वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सॉइल लॉस मतलब कि आपकी मिट्टी जो है इधर उधर उड़ के निकल जाती है, आपको पता नहीं चलती, ऐसे दिखती नहीं है कि उड़ रही है, बट धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है। ऐसे ही आपका रेसबेड प्लांटर की जगह वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी आती थी कि वाटर भैया एक जगह जमा हो गया पानी आपका। तो रेसबेड से क्या हुआ कि आपकी गरड़ पद्धति बन गई, आपका पानी भी वहीं निकल गया और सॉइल जो है वो ऐसे स्लोप बने हुए, तो सॉइल का इरोजन भी जो है रुक जाता है। ठीक है, तो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। तो इसलिए अपन रेसबेड प्लांटर को भी यूज करते हैं आपके चने में, आपके सोयाबीन में, बहुत सारी जगह पर जो है आजकल वीट में भी यूज हो रहा है, सब जगह यूज होता है रेसबेड प्लांटर। और इसी का एक रूप होता है वो होता है इंक्लाइन प्लांटर। ठीक है, मतलब इंक्लाइन बेस्ड प्लांटर क्या होता है कि रेसबेड प्लांटर को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, इसी को मॉडिफाई कर दिया, तो हमने क्या बना दिया, इंक्लाइन बेस्ड प्लांटर। अब इंक्लाइन बेस्ड प्लांटर का भी मेन औचित्य यही है आपका कि जो है आपका सॉइल लॉस कम करना, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स कम करना और आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाना, किसी भी आपकी जो आपका जो पैदावार है उसको बढ़ाना। क्यों? क्योंकि जब रेसबेड पद्धति से आप करोगे तो इससे क्या है कि जो आपका सीड है उसको ना बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलेंगे उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया सोई, ठीक है, रेस बेड प्लांटर। अब अगर राइस की अगर आप बात करोगे तो अपने यहाँ पे वैसे होता नहीं है राइस, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, राइस के लिए राइस ट्रांसप्लांटर यूज होता है, ठीक है, वो जोपते हैं ना जो, तो उसके लिए राइस ट्रांसप्लांटर। अब नई मशीनें आ गई है तो वो अपने आप जो है ट्रांसप्लांट करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो सोइंग, प्लांटेशन, उसके बाद बीच में आ जाएगा आपका मिड ऑपरेशंस, ठीक है। मिड ऑपरेशंस में क्या आ गया आपका, स्प्रेइंग, डस्टिंग और भी बहुत सारे, ठीक है। स्प्रेइंग, डस्टिंग, आपने आपका जो है सीड या प्लांट बोट दिया, अब उसके बाद बीच में आपको जरूरत पड़ी कि भैया इस पर दवाई छिड़कनी है या उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स करने हैं, स्प्रे करने, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं स्प्रेइंग। स्प्रेइंग के लिए यूज होता है स्प्रे पंप, ठीक है। स्प्रे पंप का क्या यूज होता है, स्प्रे पंप स्प्रे करने के लिए यूज होता है। बहुत सारी तरीके की नोजल्स आती है, जो आपको अगर वाइड एंगल करना है तो नोजल अलग अलग टाइप की आती है, आपको अगर छोटे एंगल से करना है तो उसके लिए अलग नोजल आती है। तो स्प्रे पंप भी दो तरह के होते हैं, ट्रैक्टर ऑपरेटेड होते हैं और एक नैपसैक स्प्रेयर्स होते हैं, जो आप अपने बैक पे जो है, पीठ पे जो है टांग के जो है इधर उधर स्प्रे कर लेते हो। एक आपका अभी जो स्प्रे पंप चल रहे हैं वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, पूरा ट्रैक्टर पे मशीनरी लगी रहती है, पीछे अटैचमेंट रहता है, करीबन 1.5-2 लाख की शायद मशीन आती है वो स्प्रे पंप की। तो ये सारी चीजें जो है अपनी यूज होती है स्प्रेइंग के लिए। अभी आपको पता हो तो कृषि अभियांत्रिकी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक ड्रोन टेक्नोलॉजी भी जो है वो करी है, प्रमोट कर रहे हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है कि अब आपको पता है सारी चीजें हाईटेक हो गई है, तो ड्रोन के थ्रू अगर अपन स्प्रेइंग करें तो जैसे मेनली जो बड़े फार्मर्स है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। आपका क्या होता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आपका ड्रोन उड़ रहा है, सपोज करो आपका ड्रोन उड़ रहा है और आपको स्प्रे भी हो रहा है, आपका नीचे स्प्रे भी हो रहा है, और क्या होता है कि अपन स्प्रे करते हैं तो ऊपर ऊपर स्प्रे होता है। ड्रोन से क्या होगा कि जब ड्रोन की जब उसकी पंखुड़ियां और उसकी हवा, उसकी जो विंड वेलोसिटी है, उससे क्या होगा कि आपके जो क्रॉप्स है वो थोड़े से ऐसे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वो जो आपका स्प्रे है, वो आपका जो लिक्विड है वो आपका पर्टिकुलर उस जगह पे पहुंचेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ये स्प्रे पंप अपन जो है स्प्रेइंग और डस्टिंग एक अलग ही चीज हो गई है, अपने यहाँ यूज नहीं होती है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो अभी उसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया है स्प्रे पंप के लिए। आप कोई सा भी केमिकल यूज करो, वो तो क्या है, ड्रोन है, ड्रोन जो है वो तो ड्रोन है। हाँ, ड्रोन तो मतलब आप कुछ भी उसमें डालो। हाँ, हालांकि इसमें एक पर्टिकुलर जो है आपको वेट दे देंगे कि आपको उस पर्टिकुलर वेट के अंदर ही जो है उसको स्प्रे करना। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी उस पर डाल रहे हो और कुछ भी उड़ा रहे हो उस पर, और ऐसी चीजें उड़ा सकते हो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। मालूम पड़े आपने उड़ाया तो यहाँ पे, लेकिन वो गांव में न्यूट्रिएंट्स चल रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो स्प्रे पंप और डस्टिंग जो है अपनी काय में यूज होती है मिड ऑपरेशंस में। मिड ऑपरेशंस में आपके बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। मिड ऑपरेशंस के बाद जो है आपका आता है, अपन ने मान के चलो हार्वेस्टिंग पे आ गए, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग जो है अपने को करनी है प्रोडक्ट की। हार्वेस्टिंग में यूज होने वाले बहुत सारे मशीनरी है, बहुत सारे आप लोगों को सब पता ही है हार्वेस्टिंग में कौन कौन सी मशीन है। कंबाइन हार्वेस्टर अपन सब लोगों को पता ही रहता है, कंबाइन हार्वेस्टर इज द बेसिक मशीन। कंबाइन हार्वेस्टर को कंबाइन हार्वेस्टर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर को कंबाइन हार्वेस्टर? कंबाइन का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर 5-6 ऑपरेशंस को कंबाइन कर देना, मिला देना, इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर नाम पड़ा। उसमें क्या होता है, आपका कार्ड भी दिया, उसमें थ्रेशिंग भी कर दी, ग्रेडिंग भी कर दी, निकाल भी दिया, भूसा अलग भी कर दिया, तो इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर अपन यूज करते हैं। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो है अभी अपने एनवायरनमेंट को भी फेस करनी पड़ रही है और गवर्नमेंट भी उस पर बहुत ज्यादा जो है सख्त हो रही है, वो है नरवाई जलाने पे। अपन नरवाई जला देते हैं, जो भूसा और वो जो बचता है अपना स्टबल्स जो बचते हैं काटने के बाद, उसमें अपन उसको जला देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर आपकी 22.5 लाख की मशीन है, ठीक है। आप 18-19 लाख में भी ले सकते हो, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग मशीन है। उसमें एक 2-2.5 लाख के लगभग का या 1.5 लाख के लगभग का एक अटैचमेंट आता है जिसको बोलते हैं एसएमएस अटैचमेंट कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगा रहता है। उसका मतलब होता है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपकी जो छोटी छोटी स्ट्रॉ है उसको भी वो जो है उसको मैनेज करके आगे कर देता है। तो उसको जो है हमारे यहाँ से अभियांत्रिकी से जो है उस पर सब्सिडीज भी है और वो लेना भी अनिवार्य रहता है अगर आपने कंबाइन हार्वेस्टर लिया है तो जो स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपका स्ट्रॉ को अलग करके जो है उसको वो कर देता है, लेकिन फिर भी लोग जला देते हैं, आज के डेट में फिर भी जलाते हैं।
क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं यूज करते। ऐसे ही हार्वेस्टिंग के लिए जो है बहुत सारी नई नई मशीनें भी अभी आई है। आपको पता हो तो नवीन टेक्नोलॉजी में आता है रीपर कम बाइंडर। ठीक है, रीपर कम बाइंडर क्या होता है? रीपर कम बाइंडर, मैंने अभी हाल आपको बताया, कम आ गया शब्द CUM, मतलब कि ऐड हो गया, कोई चीज ऐड हो गई। तो रीपर मतलब रिप कर देना। रिप कर देना मतलब कि किसी चीज को काटना। ठीक है, आपने काटा, उसके बाद क्या हुआ? कम बाइंडर मतलब बाइंड करना मतलब बांधना। तो आपने काटा उसको, जैसे रीपर कम बाइंडर आपने गेहूं में यूज करा, तो गेहूं को आपने काटा, उसको जो है आपने बांधा और उसको जो है ऐसे बना के वो साइड में फेंकते जाता है। नई टेक्नोलॉजी है, नई अभियांत्रिकी की जो है नया ये लॉन्च हुआ है और बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है। आप और इस पे अभियांत्रिकी और हमारे मध्य प्रदेश शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी है इस पे 2.5 लाख की। तो आप लोग अगर रीपर कम बाइंडर के इच्छुक हो तो वो भी ले सकते हो, टारगेट्स आते रहते हैं। अभी मैं इसके बाद आपको योजनाएं भी बता दूंगा जो हमारे विभाग में चल रही है, कस्टम आयरिंग, DBT और यंत्रदूत ग्राम योजना। ठीक है, तो आपका रीपर कम बाइंडर आ गया इसमें। फिर स्ट्रॉ रीपर आ गया। जो स्ट्रॉ रीपर मतलब, स्ट्रॉ मतलब आपकी जो वो जो रहती है नरवई, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। तो उसको भी अगर आपको जो है प्रोसेस करना, आप लोग जला रहे हैं, तो उसके लिए हमने स्ट्रॉ मैनेजमेंट वो स्ट्रॉ रीपर निकाला है कि उसको भी काट के जो है अलग कर दो स्ट्रॉ रीपर से। उस स्ट्रॉ रीपर के लिए भी जो है अभियांत्रिकी की तरफ से सब्सिडीज है उस पर, और किसानों को प्रमोट करी जा रही है नवीन टेक्नोलॉजी के। इस पे स्ट्रॉ रीपर हो गया। फिर एक रीपर वैसा भी आता है जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड रहता है, जो आगे भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे रीपर कम बाइंडर एक खुद में ऑटोनॉमस मशीन है, वैसे ही एक रीपर ऐसा भी आता है जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, उस पर भी हमारे विभाग के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी, ये सब आ गई इसमें हार्वेस्टिंग में। उसके बाद आपका आ गया थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग में आ गई आपकी थ्रेश व्रेश करना। अगर कुछ निकाला है तो उसके मतलब उसके ऊपर का जो लेयर है वो अलग करना, और अंदर का जो पार्ट है उसको अलग करना, जो अपन खाते हैं उसको अलग करना, और जो कचरा है वो अलग करना। कचरा नहीं बोलते उसको, मतलब वो भी एक यूजफुली फर्टिलाइजर्स के यूज में होता है। ग्रेडिंग का यूज होती है हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट्स में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मेनली यूज होती है ग्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको शेप के आधार पे, राउंडनेस के आधार पे, स्पेरिसिटी के आधार पे आप किसी भी पर्टिकुलर जो आपका क्रॉप है या प्रोडक्ट है उसको ग्रेड करना। ठीक है, जैसे कुछ आपने संतरे की ग्रेडिंग करनी है, तो जो बड़े संतरे हैं वो आपके बाहर अलग आ जाएंगे, जो छोटे हैं उनका अलग आ जाएंगे। तो ऐसे ग्रेड करते हैं अपन। ग्रेडिंग किसके आधार पे होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कौन सी हो गई? आपकी हो गई आइदर राउंडनेस, आइदर स्पेरिसिटी। तो ये सारी चीज हो गई। आप एक सेपरेटर भी होता है, सेपरेशन भी होता है, आपको पता हो तो सेपरेशन भी अपन करते हैं, जैसे स्पाइरल सेपरेटर हो गया। जब अपन मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हार्वेस्टिंग में आपके 1 से 2 क्रॉप आपके जो है निकल जाते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी अपन इसका यूज करते हैं। स्पाइरल सेपरेटर हो गया। जो आपका स्पाइरल सेपरेटर है वो क्या करता है कि आपके राउंडनेस के आधार पे जो है, जो आपका सोयाबीन का अपन मेनली स्पाइरल सेपरेटर से यूज करते हैं, तो जो सोयाबीन है वो ऊपर से निकल जाता है और जो बाकी प्रोडक्ट है वो नीचे चले जाता है। सोयाबीन नीचे चले जाता है और बाकी प्रोडक्ट ऊपर से निकल जाता है। तो ये अपन थ्रेशिंग, ग्रेडिंग, सेपरेटर। ठीक है, अब इसके बाद आ गया पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या क्या आ जाता है आपका? पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें आती है आपकी। अब आपके पास में एक आपका रॉ मटेरियल आ गया, मतलब आपके पास में गेहूं आ गया है, सोयाबीन आ गया है, चना आ गया है, मूंगफली आ गई है, आपके पास हाथ में आ गई है। अब आप सोचते हो कि नहीं यार, मुझे जो है इसको बेच के अकेले पैसे नहीं कमाने हैं, मैं सोचता हूँ कि इसको और इसकी क्वालिटी एडिशन। पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब होता है क्वालिटी एडिशन। आपके पास मूंगफली है, आपके पास में सोयाबीन है, अब आप उसको क्वालिटी एडिशन करोगे। क्वालिटी एडिशन कैसे करोगे कि आप उसमें अपना क्या करोगे? क्वालिटी एडिशन करने के लिए आपने सोयाबीन को ग्राइंड कर लिया। ग्राइंडर जो होता है वो भी इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद क्या, उसका आटा बन गया। सोयाबीन का आटा बिकता है, उसको आपने पैकेजिंग की जितनी भी मशीनें हैं वो भी सब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आती। आपने उसको पैकेज करके बेचने लग गए। ऐसे ही आपने सोयाबीन से टोफू बना दिया। बोले यार लोग आप पनीर बहुत खा रहे हैं, शादी का सीजन है, टोफू। तो सोया पनीर की आपको पता है कि डायबिटिक के लिए जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है सोया पनीर, सोया टोफू, जिसको टोफू बोलते हैं अपन। तो ये सोया पनीर हो गया। तो सोया पनीर का भी मेन उद्देश्य क्या है कि
आपने पोस्ट प्रोसेसिंग करके आपने उसकी क्वालिटी एडिशन कर दिया, जो चीज आपकी 100 रुपए में बिक रही थी वो अब 200 रुपए में बिक रही है, क्या करने पे 10-20 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट करने पे, काई पे क्वालिटी एडिशन पे, तो वो अब आपको 200 में बिक रही है। जिन्होंने पहले 100 रुपए में खरीदी थी, मतलब 100 रुपए में बेची थी, उससे ज्यादा फायदा आपको हो रहा है क्योंकि आप 200 में बेच रहे हो, क्या क्वालिटी एडिशन करके। तो ऐसा सोया प्रोसेसिंग प्लांट्स भी होते हैं बहुत सारे। फिर आपने क्या मूंगफली उगाई, मूंगफली से आपने सोचा कि यार मूंगफली का क्या है, तो क्वालिटी एडिशन एक्सट्रैक्शन करना चालू करा, एक्सट्रैक्शन चालू करा तो आपने उसमें से तेल निकाला, तेल को एक्सट्रैक्ट करके जो है आपने उसको पैकेजिंग करके बेचना चालू करी, तो वो क्या आ गया क्वालिटी एडिशन में, उसकी प्रोसेसिंग में, किसकी, अपनी मूंगफली की प्रोसेसिंग में। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो है अपने पास में पोस्ट प्रोसेसिंग में आती है। आप कुरकुरे, आपने सोचा कि नहीं यार अपन ने आटा बना लिया है, मैदा बना लिया है, मैदे से जो है अपन इसको तल देते हैं, ऑयल वगैरह मशीन में जो है तल तुला के जो है उसको पैकेजिंग करके बेच देते हैं। पैकेजिंग में जो यूज होता है वो एक वो होता है, एक केमिकल होता है जो अपन पैकेजिंग में यूज करते हैं मेनली पैकेजिंग के टाइम पे, वो होता है प्रिजर्वेटिव जिसको बोलते हैं। ये भी सब इसमें ही आते हैं प्रिजर्वेटिव, इसमें आते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। प्रिजर्वेटिव में आते हैं आपका सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम बेंजोएट मेनली आपको अचार में, जितने भी प्रोसेसिंग आपके प्रोडक्ट्स है सब में आपको एक केमिकल जो है असेंशियल मिलेगा, वो होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये काय के लिए रहता है ताकि कोई चीज जो है जल्दी खराब ना हो, ठीक है। और जो खराब होने वाली रहती है उसको अपन रेफ्रिजरेशन कर देते हैं या कोल्ड स्टोरेज कर देते हैं। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है। कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड में रखने का मेन औचित्य क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को, कि जब भी हम जो है कोल्ड में रखते हैं दैट मीन्स कि उसके अंदर की जो प्रोसेसिंग है, मतलब उनकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो न्यूट्रिएंट्स या जो केमिकल्स है अंदर, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी केमिकल रिएक्शंस बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही आप कोल्ड में करोगे तो टेम्परेचर कम है तो उनकी जो प्रोसेसिंग है ना वो थोड़े धीरे धीरे होगी, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस है वो धीरे धीरे होगी। तो उससे क्या होगा कि ये बहुत टाइम तक लाइफ स्पान में आपका बना रहेगा प्रोडक्ट। तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपके मेनली जो अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट्स हो गया, कोई वेजिटेबल्स हो गई, उनको अपन कोल्ड स्टोरेज इसीलिए करते हैं कि ताकि वो जल्दी से सड़े नहीं। सड़े नहीं मतलब सड़ना मतलब क्या, उसमें केमिकल रिएक्शन चालू हो चुके हैं, मतलब उसमें अटैकिंग चालू हो गई, फंगस सब लोग अटैक करना चालू कर देते हैं, इसलिए अपन कोल्ड स्टोरेज पे यूज करते हैं। इस पे भी सब्सिडीज है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई, गवर्नमेंट हर चीज को प्रमोट करने के लिए हर चीज पे सब्सिडाइज कर रखा है उसने। तो ये तो हो गया एक आउटलेट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इनलेट बात कर ले अपन। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 3 ब्रांचेस है। कृषि अभियांत्रिकी जो है मेनली 3 चीजों से बना हुआ है। इसके अंदर जाने के बाद आपका आता है सॉइल वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। एक आता है फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। एक आता है आपका फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री करी है तो आप इन तीनों डिग्रीज में मास्टर्स कर सकते हैं और अलग दूसरे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करा, कहाँ से, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपने सुना हो जबलपुर का नाम तो, ठीक है। वहां से मेरा बैचलर था, 2016 में पास आउट हुआ, 2018 में देवास पोस्टिंग हो गई मेरी। तो सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इसमें क्या है आपका, जो मैंने बताया फील्ड प्रिपरेशन, सेम रेज बेड टेक्नोलॉजी, काई के लिए ये सारी टेक्नोलॉजी सॉइल और वाटर को कंजर्व करने के लिए मतलब बचाने के लिए। और ये सारी चीजें जो है अपन इरिगेशन, इसी के अंदर इरिगेशन इंजीनियरिंग भी आ जाता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग भी क्या होता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग मतलब इरिगेशन आपका एक चैनल से, मतलब कि आपकी एक नदी से या एक भी कोई भी आपके पास सोर्स है पानी का, वहां से तो आप अपने खेत तक पानी कैसे ले जाओगे, उसमें लगने वाली जितनी भी इंजीनियरिंग है उसको बोलते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्योंकि उसमें आपको स्लोप का भी ध्यान रखना पड़ेगा, चैनल्स कैसे बनाओगे, चैनल्स कितने डाइवर्जन पे बनेंगे। इसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपके डैम्स कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो डैम बनते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। 2-3 डैम्स का तो आपको पता ही होगा। एक अपने यहाँ पे चंबल नदी पे है गांधी सागर, फिर ये इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट जो चल रहा है आपके खंडवा खरगोन रोड पे, नर्मदा पे। तो इस तरीके के इरिगेशन इंजीनियरिंग के जो है ये सारी चीजें अपने को चलती रहती है। और सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए ही जो है मेनली अपन यूज करते हैं, ताकि किसान तक भी पहुंचे और कंजर्व भी रहे पानी हमारा। तो
और इसी में यूज होने वाली जो है मेनली इंजीनियरिंग, बहुत सारी इंजीनियरिंग होती है। अब मैं उसके अंदर डेप्थ में तो जाता नहीं, क्योंकि बेसिक बेसिक आपको बता देता हूँ, और जो आपका आएगा वो तो आपका आएगा ही सही एग्जाम में, ठीक है। तो सॉइल वाटर कंजर्वेशन में मेनली आपका डैम कंस्ट्रक्शन भी आते हैं, आपके बंड फॉर्मेशन। क्या होता है कि इसमें जैसे आप तो अभी यहाँ पे मालवा क्षेत्र में बैठे हो, तो मालवा क्षेत्र प्लेट्यू क्षेत्र है, ठीक है, प्लेट्यू बोलते हैं पर इसको, थोड़ा सा ऐसा स्लोप्स टाइप का है यहाँ पे। तो ये अपने यहाँ पे तो बेसिकली इतना यूज नहीं होता है, जैसे सॉइल वाटर कंजर्वेशन का यूज मेनली होता है पहाड़ी एरियाज में। पहाड़ी एरियाज में आप जाओगे तो वहाँ पे कृषि कैसे करोगे, एग्रीकल्चर कैसे करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे कंटूर्स के अलॉन्ग होती है। कंटूर्स मतलब क्या होता है कि सेम एलिवेशन पे पहाड़ के आसपास, सेम एलिवेशन मतलब सेम पॉइंट के आसपास उतनी ही हाइट पे जो है अपन फार्मिंग करते हैं। कंटूर्स के अलॉन्ग बंड फॉर्मेशन करते हैं। बंड फॉर्मेशन मतलब ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये पहाड़ है जैसे, ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ से काटा और यहाँ बना दिया ये फॉल्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पानी है, पानी यहाँ से आया ऊपर से, तो पानी यहाँ पे आपका बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्रॉस नहीं होगा, नीचे तक जाएगा नहीं स्पीड से। तो यहाँ पे क्या उसको ब्लॉकेज मिलेंगे, तो धीरे यहाँ पे उन्होंने फसल कर दी कोई सी, ठीक है, तो ये इसके लिए अवेलेबल होगा प्लांट के लिए। तो ऐसे बंडिंग होती है, कंटूर बंडिंग होती है, ग्रेडेड बंडिंग होती है, ऐसे बहुत सारी डेप्थ में है बहुत सारी चीजें। तो ये सारे आते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें आप पहाड़ी क्षेत्र हो गए, फिर आपके डेजर्टेड एरियाज हो गए। डेजर्टेड एरियाज में भी बहुत मुश्किल रहता है, तो उसका एक अलग वो है, क्योंकि उसमें जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या है कि कैनाल के थ्रू या चैनल्स के थ्रू जो है अपन वो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा डिपेंडेंसी इरिगेशन पे है। इरिगेशन में यूज होने वाली जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स है, आपके माइक्रो स्प्रिंकलर्स हो गए, आपके ड्रिप इरिगेशन हो गया। ड्रिप इरिगेशन आपको पता है कौन सी कहाँ से हुई है इजाद टेक्नोलॉजी, पता है कौन सी कंट्री ने ड्रिप इरिगेशन दिया है? इजराइल ने, सबको पता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन मतलब कि बूंद बूंद करके जो है आपके प्लांट्स को जो पानी है वो मिले, जितना उसको चाहिए उतना ही मिले, तो वेस्ट नहीं जाता। तो वो हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग में आ जाता है आपका, ठीक है। और सॉइल वाटर कंजर्वेशन, फिर ऐसे ही जो है आपका पानी आ गया उसमें, ठीक है। और एक और कोई ऐसा एक और कुछ होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग में इसमें सर, जो आप बता रहे हैं, हाँ, आप जो वाटर सॉल्युबल है वो भी रिलीज करते हैं। हाँ वाटर, हाँ ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि एक्चुअली क्या ड्रिप इरिगेशन का पूरा सिस्टम है, ठीक है। आपका जब यहाँ पे एक पूरा प्लांट लगता है, फिर वहां से आपकी जो है पूरे चैनल जाते हैं। तो ये जो प्लांट लगता है ना, इसके अंदर आप है ना आप सोच रहे हो कि आपके फर्टिलाइजर्स या ऐसा कुछ भी आपको प्रोडक्ट जो है क्वालिटी एडिशन के लिए या मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए अगर आपको यूज करना है, तो आप इसमें प्रोसेसिंग प्लांट में आप डाल के जो है डायरेक्ट आप प्लांट को अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये जो प्लांट है, हाँ यहाँ पर ये जो आप बता रहे हैं, हाँ, मास्टर रूम जो होता है, हाँ, कंटेनर्स होते हैं, इसमें एनपीके का एक रेशियो होता है, जो कि आपको रिलीज करना हो कंप्यूटराइज आप दे सकते हैं। वही ब्राजील ने दिया, इजराइल ने दिया? इजराइल ने दिया, ब्राजील ने क्यों देगा? ब्राजील में पानी बहुत है। देखो ऐसी टेक्नोलॉजी वहीं पे बनती है जहाँ पे जरूरत होगी, है वो आपने सुना होगा ना, जरूरत ही जननी की नीड, और वो जो रहता है। तो ब्राजील क्यों देगा? ब्राजील में आपको पता नहीं होगा, वहाँ पे सबसे बड़ी नदी है ब्राजील की, अमेजन। तो वहाँ मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी वहाँ पे बह रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे क्यों ईजाद होगी? तो ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ? इजराइल क्षेत्र में हो जाएगी। इजराइल जो है आपका अरब कंट्री आता है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो वहां से अपन ने जो है इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन को लिया है। ऐसे स्प्रिंकलर इरिगेशन भी अपन ने कहीं ना कहीं से लिया होगा, या खुद का भी बना हुआ होगा। और ये जैसा कि उन्होंने भैया ने बताया, बहुत ही करेक्ट चीज उन्होंने बताई है, एनपीके का रेशियो जो रहता है। ठीक है, आ जाना। तो एनपीके मतलब कि वही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो एनपीके के रेशियो से अपन यहाँ पे इसके जो मास्टर प्लांट उन्होंने जो बताया, मास्टर प्लांट में जो है अपन इसमें मिक्स करके डायरेक्ट अवेलेबल करवा दे इसको प्लांट। तो ये सारी ड्रिप इरिगेशन में रहती है मेनली। ड्रिप अपने यहाँ पे भी मोस्टली ड्रिप इरिगेशन पे भी सब्सिडीज है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देता है ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी, स्प्रिंकलर्स पे देता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्लांट बन सकता है। इसमें भी आप ड्रिप इरिगेशन देखोगे तो इसमें भी क्या होता है, अलग अलग तरीके की नोजल्स होती है, ठीक है। जब आप आउटलेट लेते हो तो वहां पे अलग अलग तरीके की नोजल लगी रहती है।
अगर आपको इससे ज्यादा पानी चाहिए तो उसके लिए एक नोजल अलग आती है, क्वांटिटी के हिसाब से अलग होती है, क्वालिटी के हिसाब से अलग होती है। जब आप स्प्रे कर रहे हो या कुछ उसमें अलग दूसरा प्रोडक्ट डाल रहे हो तो उसके लिए नोजल्स अलग होती है, उसकी नोजल चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ड्रिप इरिगेशन, ये आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, ठीक है। आपको आपको जैसा कि पता होगा कि आप सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की नीड क्या है, तो आप देखोगे कि राजस्थान की मोस्टली जो जनता है वहाँ, आप हरियाणा पंजाब गए हो, हरियाणा पंजाब में सबसे फर्टाइल सॉइल मिलती है, सबसे ज्यादा पोरस सॉइल रहती है, पोरस भी बहुत रहती है, आप उस पर ऐसे बैठोगे तो दब जाएगी वो। हरियाणा पंजाब की जितनी भी सॉइल रहती है, तो वो क्यों होती है? वो सॉइल एंड वाटर के कंजर्वेशन के चक्कर में ही होती है। क्यों होती है? राजस्थान की मोस्टली जो सॉइल है वो होती है सॉइल इरोजन राजस्थान में, और राजस्थान से इधर लेफ्ट में जब विंड चलती है राइट साइड में, जो अपना विंड का डायरेक्शन है राइट साइड का, तो वो क्या करती है, जो सॉइल राजस्थान की है वो उड़ा के ले जाती है हरियाणा पंजाब तक, तो वहां पे जाके वो सेटल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हरियाणा पंजाब के बाद तो फिर वो पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं, तो वो वहां जाके जब सेटल होती है तो उसमें क्या होता है कि आप इसीलिए जब आप उसको दबाते हो तो वो दब जाती है, क्योंकि क्या है, सॉइल इरोजन होके आई है वो सॉइल, ठीक है। तो इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा यहाँ की राजस्थान की जो सॉइल है, आप देखो ये मैप अगर देखोगे थोड़ा सा, तो मैं आपको, मतलब ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है बट आपको ऐसे ही बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ये थोड़ा सा इंडिया का मैप है, थोड़ा समझ लेना कि इसको भारत ही समझना, ठीक है। तो ये यहाँ पे राजस्थान है, ये यहाँ पे हरियाणा और पंजाब है, ठीक है। तो ये जो सॉइल है यहाँ से मूव करी और यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके ऊपर आपका ये हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, जम्मू कश्मीर का रीजन आ गया, और ये इधर दिल्ली विल्ली आ गया इसके बीच में यहाँ पे। तो यहाँ की सॉइल जब यहाँ पे मूव करी तो यहाँ पे जो है एक फर्टाइल लैंड बनाया उन्होंने, तो वो फर्टाइल लैंड जो है अपने को आज जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा पैदावार हरियाणा पंजाब की ही रहती है, सारे जो क्रॉप्स है अपने, बेसिक क्रॉप्स में भी और कैश क्रॉप्स में भी। तो ये बेसिक काम हो गया सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। उसके बाद आते हैं अपना फार्म मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। फार्म मशीनरी में अभियांत्रिकी कैसे डील करता है, आपकी जो मैंने सोइंग से लेके जो हार्वेस्टिंग तक की जितनी मशीनें बताई वो सारी फार्म मशीनरी एंड मैकेनाइजेशन में आ जाती है। सबसे बड़ी मशीनरी कौन सी है फार्म मशीनरी की, बताओ, जो सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती है? ट्रैक्टर, एकदम ट्रैक्टर जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। अब अपन को पता है कि ट्रैक्टर का शब्द जो है, ट्रैक्टर बोलते क्यों है ट्रैक्टर को? क्योंकि ट्रैक्टर जो है डिराइव हुआ है कैसे? ट्रैक्शन से। ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रैक्शन जो है ना, ये जो ट्रैक्शन करके शब्द है, ट्रैक्शन कौन सा शब्द है? ये है ना एक फिजिक्स का वर्ड है, इसको डिफाइन करते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब फोर्स, ये एक तरह का फोर्स होता है। क्या होता है? ट्रैक्शन एक तरह का फोर्स होता है। तो फोर्स से क्या होता है, अपना ट्रैक्टर जब स्टार्ट होता है तो उसको लगता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं इसको। ट्रैक्शन करना मतलब कि जो उसके आपने टायर देखे कैसे रहते हैं, मतलब दब के चलते हैं, मतलब जमीन में इधर उधर फिसलते नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रैक्शन। ट्रैक्शन जैसे अपना क्रॉलर चलता है, जेसीबी चलती है, ये सब काय के ऊपर चलते हैं? ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर जो है अपना उससे वर्ड से हुआ ट्रैक्शन से। तो बेसिकली सर उसको नॉर्मल वर्ड है ग्रिप, हाँ नॉर्मल वर्ड ग्रिप के लिए यूज करते हैं, मतलब एक बोल सकते हो ग्रिप के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ। मतलब टेक्निकल वर्ड्स में ट्रैक्शन यूज होता है, ठीक है। ट्रैक्शन तो एक्चुअली क्या है, ट्रैक्शन एक तरह का वो है, फिजिक्स का डेफिनेशन है, वो तो सारी चीजों में यूज होता है, जिसमें भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायरमेंट होता है वहां पे रहता है। सारे टायर में ट्रैक्शन होता है वो तो बेसिकली अपन सारे टायर में होता है, तो कार को ट्रैक्टर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जिसका ट्रैक्शन ज्यादा है, सबसे ज्यादा काय में यूज होता है ट्रैक्शन? ट्रैक्टर में, क्योंकि ट्रैक्टर आपके स्लोप में भी चलता है, आपका ऊपर उठाने में भी चलता है, आपका जितने भी अनयूजुअल लैंड्स होते हैं सब में चलता है, तो इसलिए अपन ट्रैक्शन यूज करते हैं ट्रैक्टर को। तो सबसे बेसिक मशीन है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आपके बहुत सारे तरह के आते हैं, है ना, 25 HP से ऊपर, कम, हॉर्टिकल्चर ट्रैक्टर अलग आपका। अभी जो है ट्रैक्टर में इतनी क्रांति हुई, आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो 1960 के बाद से जो है बहुत ज्यादा क्रांति आई है ट्रैक्टर में। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है बेसिकली मैन पावर मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या यूज करना चालू कर दिया, ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर से सारी मशीनें जो है अटैच्ड रहती है, आप कुछ भी बो सकते हो, कुछ भी काट सकते हो, बहुत सारी जो है इस पे बेस्ड है।
तो ट्रैक्टर कंपनीज जो है अलग अलग तरीके की ट्रैक्टर कंपनीज है, आपको पता है मैसी फर्गूसन जो है और एस्कॉट है, आपका ग्रीन जॉन डियर हो गया, आपका महिंद्रा हो गया, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज के ट्रैक्टर्स आते हैं। ट्रैक्टर्स का मेन उद्देश्य यही रहता है, ट्रैक्टर का खुद का कुछ उद्देश्य नहीं रहता है, ट्रैक्टर इज जस्ट अ मशीन, इट इज जस्ट अ मशीन, मतलब उसमें कोई आपको वो नहीं करना है कि उसको चलाने से कोई फायदा नहीं है, उसके साथ में लगे हुए इम्प्लीमेंट चलाने से फायदा है, ठीक है। तो आपके उसमें लगे हुए हिंज्ड मशीन आती है, उसमें देखो ट्रैक्टर में क्या होता है कि जो पीछे है उसमें 3 तरीके की वो रहती है इम्प्लीमेंट। एक आपका ये 3 पॉइंट लिंकेज होता है, ये 3 पॉइंट लिंकेज अपन जो है बहुत सारी मशीनों में यूज करते हैं, जैसे कि आपका रोटावेटर हो गया, रोटावेटर में 2 पॉइंट लिंकेज होता है। ऐसे मोस्टली बहुत सारी मशीनों में जो है अपन उसको इम्प्लीमेंट कर यूज करते हैं। एक होता है आपका हिंज एक्सिस, हिंज एक्सिस पे क्या यूज करते हैं अपन, ट्रॉली लगाते हैं उसकी, ठीक है ट्रॉली जब अटैच करते हैं तो ट्रॉली से चलाते हैं। 3 पॉइंट लिंकेज से अपन जो है आपका डिस्क हैरो हो गया, डिस्क हैरो आपने देखा है कभी, डिस्क हैरो जो उसमें डिस्क लगी रहती है और वो ऐसे ऐसे रोल करता है, हैरोइंग करता है, ये इस तरीके का डिस्क हैरो होता है, ठीक है। हाँ प्लेट बोलते हैं ना, डिस्क प्लेट, जो डिस्क बोलते हैं उसको प्लेट नहीं बोलते, डिस्क बोलते हैं, तो वो हैरो होता है। हैरो और प्लाउ में यही डिफरेंस होता है, हैरोइंग होता है एक इंग्लिश में वर्ड होता है हैरोइंग, एक होता है प्लोइंग, ठीक है। डिस्क प्लाउ भी आता है, डिस्क हैरो भी आता है, मोल्ड बोर्ड प्लाउ भी आता है, मोल्ड बोर्ड हैरो भी आता है। तो आपको हैरो और प्लोइंग में क्या डिफरेंस आता है कि जो हैरोइंग है वो बहुत डीपर डेप्थ पे करता है और प्लोइंग जो है बेसिक डेप्थ पे करता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा इंटेंस ऑपरेशन है हैरोइंग का और प्लोइंग जो है बेसिक ऑपरेशन है। तो ये मतलब बेसिक टॉपिक आ गया, तो मैंने बता दिया फार्म मशीनरी में। ट्रैक्टर में आपको पता है ट्रैक्टर में क्या काई से चलता है, इंजन से चलता है, इंजन काई से चलता है, पिस्टन से चलता है, पिस्टन काई से चलता है, उसको एनर्जी देते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलती है, पेट्रोल डीजल जो भी आपका प्रोडक्ट है। मतलब क्या होता है, आपने उसका एक नियम पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा शायद है ना, तो ऊर्जा को हम बना नहीं सकते और उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल से चलता है ट्रैक्टर भी, इंजन भी। तो बस अपन जैसे ही ऊर्जा जो है वहाँ की पेट्रोल की इंजन को या डीजल इंजन को जैसे स्पार्क या कंप्रेस करा तो वो वहां से एक ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट से क्या होता है, पिस्टन मूव करता है, जो ब्लास्ट की एनर्जी वो पिस्टन में कन्वर्ट होती है। वो पिस्टन ऊपर नीचे जब मूव करता है तो जो है वो उसकी एनर्जी को काई पे देता है, फ्लाई व्हील पे, जो एक व्हील अटैच होता है उस पे इंजन से, तो वो उस पे एनर्जी देता है। और जैसे इस पे एनर्जी आई तो ये घूमने लगता है, ये घूमता है तो ये देता है किसको, क्रैंक शेफ्ट को, एक शेफ्ट बनी रहती है उसको एनर्जी देता है, वो घूमती है तो वो एनर्जी देती है उसको, मतलब ये पूरी एनर्जी ले दे के कहाँ पे आती है, टायर्स पे आती है, डिफरेंशियल्स पे आती है। तो ये फिर एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है रोटरी मोशन में, तो हमारा जो मशीन है वो आगे बढ़ता है। तो ये सारी जो है एनर्जी के प्रिंसिपल्स है, उस पर चलता है हमारा ट्रैक्टर, ठीक है। और फिर जो जितनी भी मशीन है वो ट्रैक्टर से अटैच रहती है, आपको मैंने मशीनें सारी बता चुका हूँ, ठीक है। अभी वो सोनकच वाले अभी आए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये वाली मशीन हो गई आपका, कहाँ पर ट्रैक्टर पे आ गया। ट्रैक्टर के बाद आपका आ गया सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, इस पे अटैच्ड होती है। फिर उसके बाद आपके स्प्रे पंप्स यूज हो गए, उसके बाद थ्रेशिंग मशीन यूज हो गई, तो सारी ट्रैक्टर ऑपरेटेड रहती है। तो बेसिक मशीन फार्म मशीनरी एंड मैकेनाइजेशन में सबसे बेसिक मशीन है फार्म ट्रैक्टर, ठीक है। इसके बाद आता है कंबाइन हार्वेस्टर, इन सबकी टेस्टिंग भी होती है, मैं आपको इसके भी वो बता देता हूँ। फार्म मशीनरी की टेस्टिंग चार जगह होती है। एक होती है अपने यहाँ पे हिसार में, हिसार हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैक्टर टेस्टिंग का जो है वो बना हुआ है। हिसार में होती है, अनंतपुर में होती है, अनंतपुर वहाँ पर है अपने साउथ में। एक यहाँ पे मध्य प्रदेश में बुधनी में होती है, आप लोग कभी ट्रेनिंग पे गए हो तो बुधनी, ठीक है। और एक और होती है इधर, नहीं जबलपुर में नहीं, इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होती है, असम में होती है, असम में नहीं, गुवाहाटी में नहीं, दूसरी जगह पे होती है, अगर होता नाम तो मैं बता देता। असम में होती है। तो ऐसे 4 जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो अपनी ट्रैक्टर और टेस्टिंग यूनिट बनी है। जैसे हिसार में गया था ट्रेनिंग पे सेकंड ईयर में, तो यहाँ पे जो है मेनली टेस्टिंग होती है काई की टेस्टिंग होती है, वहाँ पे होती है कंबाइन हार्वेस्टर की टेस्टिंग, ठीक है। आपके यहाँ पे बुधनी में होती है ट्रैक्टर वगैरह की टेस्टिंग। तो ऐसे सब जगह अलग अलग, कुछ जगह इंप्लीमेंट्स की टेस्टिंग होती है, अनंतपुर वगैरह में। तो ये सारी टेस्टिंग जो है सेंटर्स बना रखे हैं। आप जो बोल रहे हो जबलपुर, वहाँ पे भी टेस्टिंग होती है, लेकिन वहाँ का अलग है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मैंने जो मेन इंस्टीट्यूट है वो बताएं, तो ये क्या बाकी चीज़ें अफिलेटेड रहती है। तो जबलपुर में जो जवाहरलाल JNK है, उसके अंदर भी टेस्टिंग्स होती है, बहुत सारी परमिशन उसमें मिलती है जबलपुर से भी।
तो ऐसे फार्म मशीनरी और इम्प्लीमेंट्स का जो है मेन अपने पास में औचित्य क्या है कि उससे कॉस्ट कम करना है और क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाना है किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये फार्म मैकेनाइजेशन हो गया अपना। फार्म मैकेनाइजेशन में आपने सारा मैकेनाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद आता है फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जब आपका मशीनरी का काम हो गया है, जब आपने हार्वेस्ट निकाल लिया है, तब उसको आपको क्वालिटी एडिशन करना, जो मैंने आपको इसके पहले बताया, उस क्वालिटी एडिशन करने के लिए अपन यूज करते हैं फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपने जैसे सोयाबीन लिया, कुछ भी लिया, कोई भी प्रोडक्ट लिया, तो उसका क्वालिटी ऐड करना, मतलब उसको किसी मशीन में डालना और उससे उस प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाना, उसकी पैकेजिंग करना, वो सारा ऑपरेशन जो है इसमें आता है। इसमें मिलिंग आता है, आपका जो है ग्राइंडिंग आ जाता है, ग्रेडिंग आ जाता है, बहुत सारे ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, जो अपन मिलिंग करते हैं तो वो भी आता है। तो ये फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग भी एकदम बेसिक चीज है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। अब इसके बाद में सर टाइम हो गया क्या? कहाँ हुआ है? बचा है ना? हाँ, अच्छा, बहुत ज़्यादा बता बहुत ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ। अरे सर आराम से नहीं हो पाता तो ठीक है, अपना फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया। आपने फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो है आपने क्वालिटी एडिशन करा, किसी प्रोडक्ट को आपने जो है अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि वो ईटेबल हो गया। ठीक है, उसको डायरेक्ट आपने जो है कंज्यूमर तक ला दिया है। कंज्यूमर ने जो है बाई प्रोडक्ट निकाला, उसको आपने फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर लिया। ठीक है, जो कंज्यूमर्स बाई प्रोडक्ट निकालते हैं आपके खेतों में, तो उसको आपने फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर लेते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, सब्सिडी वाला बता दो। सब्सिडी वाला ही बताऊंगा इसके बाद में। नहीं, आप बता दो, पूछ लो। एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे आपने ड्रोन का ड्रोन में बेसिक जो फर्टिलाइजर हमारा यूरिया है, बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट है, तो उसमें अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि लिक्विड यूरिया को प्रमोट कर रही है। लिक्विड यूरिया में क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल यूरिया जो ग्रेनुलर है और एक लिक्विड है, तो ग्रेनुलर के जो रिजल्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आता है नॉर्मल। हाँ, समझ गया, मतलब 24 घंटे में। ठीक है। अब जो लिक्विड यूरिया है वो आप ड्रोन से भी डाल रहे हो, एफर्ट भी लगा रहे हो, पर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंशिएट है, इसीलिए डिफरेंशियल की वजह से अभी मेन क्वेश्चन सर ये है कि जो फार्मर का जो इन्वेस्टमेंट है, दोनों में कंबाइंड मतलब देखेंगे, कंपैरेटिव करेंगे, तो जो लिक्विड यूरिया है, जिस पे गवर्नमेंट का फोकस है, वो हायर साइड जा पा रहा है, और जो ग्रेनुलर यूरिया है वो किसान को इजीली मिल नहीं पाता है। वो 30-70 का जो मार्केट फेडरेशन, तो वहाँ पर जाकर के तो फार्मर को हेल्प आएंगे। हाँ, प्रॉब्लम था ये, फार्मर को तो हेल्प आएंगे क्यों, एक तो उसको कॉस्ट भी हाई जा रही है, और उसको जो यूरिया नॉर्मल वाला यूरिया है, ग्रेनुलर जो यूरिया है, वो उसको इजीली नहीं मिल पाता। तो उस केस में फार्मर एज ए मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कैसे उसको ऑप्ट कर पाएगा? मेरे को इसमें ये है एक्चुअली क्या है, जैसा कि आपने बताया, अभी क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है अभी फार्मर्स तक पहुंची नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो है मैंने आपको बताई है, ये अभी किसी भी फार्मर्स के पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने एमपी में क्या होता है, सारे एक टेक्नोलॉजी बनती है, सारे फार्मर्स के लिए अलग अलग होती है। कर्नाटक के लिए अलग है, केरल के लिए अलग है, आपका जम्मू कश्मीर के अलग है, सबके लिए अलग अलग होती है। तो ये टेक्नोलॉजी अपने यहाँ तक इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि अपने यहाँ पे अभी लाइसेंसिंग भी नहीं हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ड्रोन जो है बहुत हैवी मशीन है। सबसे बड़ी बात, हैवी मशीन्स के लिए क्या है, वहां से सिविल एविएशन से परमिशन भी लेनी पड़ती है। सिविल एविएशन से परमिशन लेने के बाद जो है वो अपने तक आती है, तो भी किसान को ऑपरेट करने के लिए अभी नहीं मिलेगी। किसान की जगह वो क्या है कि उन्होंने क्या है कि जैसे आपके में से जो ट्रेनीज है उनको चुना कि आपको जो है ट्रेनिंग देंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, या उनकी जो कंपनी के जो वो है बंदे, वो आपका आके यहाँ पे जो है एक बार डेमो देंगे, आपको पूरा बताएंगे, उसके बाद वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें क्या है कि अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है, तो उस टेस्टिंग के चक्कर में क्या है कि आपका जो आप बोल रहे हो यूरिया में ग्रैन्यूल्स और जो लिक्विड यूरिया है उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए ही जो है अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है। उसी के चक्कर में अभी आपने देखा, अभी ड्रोन का प्रमोशन हुआ है, लेकिन अभी आपने उस पर देखा है कि जमीन स्तर पे आई है, नहीं आया अभी। और इसमें क्या है कि वो मेनली क्या फोकस करेंगे कि अगर जैसे कि अगर कंपनी ड्रोन देगी तो कंपनी ही आपको सारी चीजें भी प्रोवाइड करेगी। मतलब देखो अभी तो ऐसा कोई कॉस्टिंग उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट मेनली जो है ये 10 लाख के ऊपर की मशीन है। 10 लाख के मतलब का है। हाँ, 10 लाख के ऊपर है, और उस पे गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 50% सब्सिडी या 40% सब्सिडी का प्रावधान रखा जाएगा। और इसमें जो भैया की जो समस्या है यूरिया वाली,
तो इसमें क्या है एक मिनट, उसमें क्या होता है कि आप ना, जैसे आपने तो एक यूरिया वाली समस्या बताई, अब इसमें क्या है कि बहुत सारी जगह पे यूरिया की जगह दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करते हो दूसरे स्टेट्स में, और यूरिया यूज भी करते हो तो उनके पास दूसरी मशीनरी हो। तो ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर ड्रोन का जो अपन ने इजाद किया है, ये सिर्फ एक एम के लिए नहीं करा है, इसमें 3-4 चीजें हैं। तो जिसमें यूरिया भी एक पार्ट है उसका, तो वो यूरिया जो है आपका, वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। क्या है कि जो मार्क फेडरेशन और 30-70% बता रहे हो आप, उस पर भी अभी चल रही है ऊपर बैठक, तो अगर वो भी अगर अवेलेबिलिटी जो है हो जाएगी किसानों को, तो बात खत्म हो जाएगी, उनके पास अवेलेबिलिटी आ जाएगी, तो आपका वो एक क्वेश्चन तो सॉर्ट ही हो गया ना, वाली प्रॉब्लम तो सॉर्ट ही हो जाएगी। और कि आपका ड्रोन पे डिपेंड है, आप लिक्विड फर्टिलाइजर आता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कीम बता देता हूँ आपके काम की चीज, ठीक है। देखो, सबसे पहली स्कीम है कस्टमाइजिंग। ये हमारा डिपार्टमेंट जो है इसको प्रमोट करता है और इस पे जो है सब्सिडी देता है। कस्टमाइजिंग स्कीम जो है अपनी काय के लिए बनी है, रोजगार के लिए, ठीक है। रोजगार मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आप स्वयं से अपना आपका कोई बिजनेस है कुछ चालू कर सको, उसके लिए रहता है। इसमें आपके नाम पे जमीन होना ये सब कोई आवश्यक नहीं है, खेती किसानी वाले लोग भी ले सकते हैं, नॉन खेती वाले भी, लेकिन इसमें 10th पास चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी में इनको चाहिए 10th पास, ठीक है। पहले तो डिग्री थी, अब 10th पास हो गया। पहले एग्रीकल्चर की जो डिग्री है जिन जिन स्टूडेंट्स के पास में, उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। क्या इसलिए प्रायोरिटी दी जाती थी, हर जिले में 10 लगभग के 10 या 10 से ज्यादा या 10 से कम टारगेट आते थे, ठीक है, हर जिले के लिए। और अप्लाई करने वाले जैसे कि उज्जैन, देवास में कम से कम 400 लोग अप्लाई करते हैं हर साल, ठीक है। अब 400 लोगों को तो टारगेट नहीं दे सकते हैं, तो 10 लोगों को मिलता था। तो इसके लिए क्या कराते हैं, लॉटरी। पहले ऑफलाइन लॉटरी होती थी, आपको पता होगा, इंदौर में। अब लॉटरी होती है ऑनलाइन, कस्टम हायरिंग के पोर्टल पे। इस लॉटरी में 10 के टारगेट निकलते हैं, जिसमें से SC, ST, जनरल सबके लिए अलग अलग है। SC की 2, ST की 2 और जनरल की 6, इस तरीके से अलग अलग है। इसमें क्या होता है, पहले प्राथमिकता दी जाती थी उनको जिनके पास एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है और जिनके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है, जैसे हम लोग। लेकिन अब क्या हुआ है, इस साल से इन्होंने ये चीज हटा दी है, ये प्रायोरिटी कैंसिल कर दी है, ठीक है। एग्रीकल्चर डिग्री होना अनिवार्य नहीं है, मतलब उनको नहीं, अब सब लोग जनरल की तरह ही ट्रीट होंगे, सब लोग जनरल की तरह ही टारगेट उनको अलॉट होंगे। इसमें आप मैक्सिमम 25 लाख तक का प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। 25 लाख तक का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम 10 लाख की सब्सिडी मिलती है। इसमें आप सारे मशीन, जो भी मशीन है, इनकी कुछ अनिवार्य मशीन है, वो आपको खरीदनी रहती है। 25 लाख से आप 25 लाख से कम का भी बना सकते हो, उस पर 40% सब्सिडी आप कैलकुलेट कर लो, वो आपको मिल जाएगी। इस स्कीम में आप फाइनेंस भी करा सकते हो, लोन भी ले सकते हो, आपको जो करना है वो कर सकते हो, बैंक के द्वारा अप्रूवल भी मिल सकेगा। इसमें क्या होता है, आपको जो बेसिक मशीन है, जो नवीन उपकरण जो हमारे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, वो आपको लेना अनिवार्य रहता है। सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, थ्रेशर, एक मल्टीक्रॉप थ्रेशर, एक आपका रोटावेटर हो गया, ठीक है। ऐसे आप रेस बेड प्लांटर भी इन्होंने अनिवार्य है, रेस बेड प्लांटर, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है इसमें आपको, ये इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, ये chc.mpdage.org, ये इस पर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी वही है, 10th पास, गांव होना चाहिए, गांव का या जहां का भी हो, उसका आधार कार्ड पे जिस गांव का एड्रेस है, उस गांव पे इसके पहले जो है कोई कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है, पहले ही बताया मैंने, एंटरप्रेन्योरशिप रोजगार की वो है। आप अगर एक ही गांव में 3-3 ले लोगे तो एक का तो रोजगार कम हो ही जाएगा, किसी ना किसी का। तो ये रोजगार की स्कीम है, इसलिए एक गांव में एक होता है। होने लगा, अब होने लगा है, वो ऐसा SHG जो होता है, हाँ, उसको दे देंगे। वो अगर जैसे पहले से भी अगर है, वो SHC, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये जो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप और सोसाइटीज जो है, इनको अभी चालू करा है देना। तो उसमें भी क्या है कि उसमें भी बहुत अलग अलग जगह की रिक्वायरमेंट, ST/SC अगर है, हाँ, पहले किसी OBC में रखा है तो ST/SC को मिल जाएगा, SC/ST को मिल जाएगा, OBC में रखा। तो हाँ, वो देखो, ये क्या है, मैंने आपको बताया जैसे कि इस बार एग्रीकल्चर की प्रायोरिटी कम कर दी,
ऐसे क्या हर साल जो है इनका कुछ ना कुछ अलग अपडेट करते हैं। अभी आपने बताया SHG को दे देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है इसमें अपडेट होती रहती है, उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन क्या है, पर्टिकुलर जहां तक मुझे पता था कि ये पर्टिकुलर एक एरिया एक टाइम के लिए रहता है। ठीक है, आपने कस्टमाइजिंग एक गांव में लिया है तो उसका पर्टिकुलर एक टाइम है कि 5 साल 6 साल 10 साल जो भी है उतने तक ही आप उसका रहेगा। अगर उस पुराने कस्टम हायरिंग को टाइम हो गया है तो आप जो है नया कस्टम हायरिंग उसी गांव में आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हाँ जी, दिन का नहीं रहता है, साल का रहता है, 10 साल का है। आप सोचो ना 10 साल का क्यों होगा, क्योंकि क्या है जितनी भी मशीनरी है अपनी उनकी लाइफ स्पान कितने की है, 10 साल की है, तो कम से कम उतना तो चलाए। आप पहले सोसाइटीज को देते थे हम लोग, सोसाइटीज के भी अभी रिटर्न हुए 10 साल, क्या बहुत टाइम हो गया उसको। तो ये सोसाइटीज से रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि क्या ट्रैक्टर, इसमें ट्रैक्टर लेना भी अनिवार्य है आपको। आपके पास ट्रैक्टर हो तो ठीक है, नहीं तो कि आपको लेना ही पड़ेंगे 2। आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, और उसमें 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर आपको लेना पड़ेगा। तो 25 लाख से 10 लाख का है, इसको कम से कम आप जितना बना सकते हो बना। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एसेंशियल मशीनरी है, तो आप जब तक अगर वो लोगे तो लगभग आपका 16 से 17 लाख का प्रोजेक्ट बनता ही है उन बेसिक मशीनरी को लेने में, मल्टी क्रॉप थ्रेशर और ये वो सारी ले। तो उसका जो आपका 40% सब्सिडी है वो आपके खाते में आती है, जो बैंक के द्वारा जो है आपको प्राप्त होती है। इसमें ये प्रावधान भी रहता है कि सब्सिडी काट के भी आप सब कर सकते हो, बैंक से फाइनेंस भी करवा सकते हो। इसमें आपको ट्रैक्टर लेना, रोटावेटर लेना, मल्टी क्रॉप थ्रेशर लेना, सिटकम, फर्टिलाइजर, ड्रिल, ठीक है, रेस बेड प्लांटर, और जो आपकी बेसिक मशीनरी हो गई है वो, इसमें विनोइंग फैन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, रिपर कंबाइनर, ये सब भी ले सकते हैं। ये एक CSC का जो है कस्टम हायरिंग का मेनली ये है। टारगेट आते हैं 10 का, आवेदन कितने भी होते हैं, लॉटरी निकलती है, 10 का सिलेक्शन होता है, आपको बुलाया जाता है, उसमें DD जमा होता है, डिमांड ड्राफ्ट आपके खुद के नाम से बनता है, लेकिन देते किसको है, सहायक कृषि यंत्री के नाम पे मिलता है। पहले कृषि यंत्री के नाम पे मिलता है, सहायक कृषि यंत्री जो पर्टिकुलर जिले का है उसके नाम पे भी दे सकते हैं, या फिर इंदौर के नाम पे। ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर इंदौर के नाम पे 5000 और 10,000 का DD। ठीक है, एक बार इसको क्लियर करें। हाँ जी, जो बजट है वो बता रहे हैं, वेबसाइट का नाम वेबसाइट क्या है कि सारे गवर्नमेंट पोर्टल की ना, सारे गवर्नमेंट पोर्टल है, तो ये जो CSC मैंने जो लिखी थी आपको वेबसाइट, इस पे आप जाओगे तो आपको कस्टम हायरिंग का आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगला आने वाला कब है, एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, आपका जो है उसमें क्या क्या मशीनरी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसका भी डिटेल नोटिफिकेशन आपको CSC की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर जैसे मैंने जो बताया उससे अगर कुछ अपडेट होता है तो वो उसके लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई है। ठीक है, हाँ जी। सर जो 25 लाख है वो फिक्स्ड है? 25 लाख फिक्स नहीं है ना, मैंने वही तो बोला 25 लाख फिक्स नहीं है, 25 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, 25 लाख तक। हाँ, मतलब 25 लाख फिक्स से मतलब आप मैक्सिमम लिमिट में पूछ रहे हो, मैक्सिमम लिमिट तो 25 लाख की। हाँ, 25 लाख से ऊपर का आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको सब्सिडी तो मेनली 10 लाख ही मिलेगी, 40% सब्सिडी मिलेगी। आप उसके बाद जो भी लोगे आप ले लो, जो सामान लेना हो आपको, वो एडिशनल आपके उसमें। हाँ, 1 करोड़ का लिया था वो बता रहा हूँ। नहीं आती कस्टम हायरिंग में, हार्वेस्टर नहीं आती, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे को बता लेने तो फिर मैं आपको पूछने का मौका दूंगा। ठीक है, कस्टम हायरिंग में क्या है, आपका ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, कस्टम हायरिंग ये हो गया। जैसा कि भैया ने एक ने बताया, सोनकच वाले भैया होंगे, 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं हम हाईटेक हब। ठीक है, हाईटेक हब, ये हाईटेक हब में जो है आपका इसमें आती है। हाँ, ये जो हाईटेक हब जो है, इस स्कीम में क्या होता है, आपका 1 करोड़ तक का आप प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें 40 लाख तक का जो है अनुदान सरकार द्वारा मिलता है। और ये 40 लाख का जो अनुदान है हाईटेक हब में मिलता है। हाईटेक हब में आपको, अब इसका देखो हाईटेक हब के नाम से ही है, तो मतलब इसका ये सिंपल है कि हाईटेक मशीनें लेनी है आपको। हाईटेक मशीनें में आपकी कंबाइन हार्वेस्टर आप लोगे, इसमें आप रीपर कंबाइनर लोगे, स्ट्रॉ रीपर लोगे, आप जितनी भी अच्छी मशीनें हैं वो आपको उसमें फिक्स रहती है, वो आपको लेनी पड़ती है। उसका आप पूरा प्रोजेक्ट रेडी करके हमारे डिपार्टमेंट को सबमिट करोगे तो डिपार्टमेंट आपको जो है सब्सिडी रिलीज करने का आपको वो देगा। इसमें आपका कंबाइन हार्वेस्टर आ गया, हाँ, स्ट्रॉ रीपर आ गया, रीपर कंबाइनर आ गया, जो भी हाईटेक मशीनें जो चल रही है उस टाइम की वो आ गई। अब इस प्रोजेक्ट के बाद में आपने जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का पूछा था, तो 2019-20 में जो है टारगेट आया था कंबाइन हार्वेस्टर में। एक होती है हमारे यहाँ पे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे RKVY हो गया, ठीक है, आपका NFSM हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
ठीक है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया, ये नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी मिशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसकी वेबसाइट लिख लो। ठीक है, ये है इसकी वेबसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट डीबीटी डॉट। आप सब लोग डीलर हो तो आपको सबको पता ही होगा ये सब चीजें तो। ठीक है, आप हॉर्टिकल्चर के इम्प्लीमेंट्स भी इसी पे मिलते हैं, हॉर्टिकल्चर मशीनरी की सब्सिडियां भी इसी के थ्रू मिलती है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की मशीनरी की सब्सिडियां भी इसी के थ्रू मिलती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है। ठीक है, dbt.mpdag.org। इसमें आपको पर्टिकुलर एक इम्प्लीमेंट, एक मशीन पे जो है सब्सिडी मिलती है। पहले तक ट्रैक्टरों पे भी मिलती थी, अभी टारगेट नहीं आए हैं तो ट्रैक्टरों पे नहीं मिल रही है। सर वो वाली वेबसाइट भी लेते हैं सर, वो CHC ये इसको ऐसे कर दो तो ये इसकी बन गई। ठीक है, तो आपको मैं एक बार ये डीबीटी के बारे में बता देता हूँ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ये जो स्कीम है, इसमें क्या होता है कि आपने जैसे पर्टिकुलर एक ट्रैक्टर खरीदा, तो ट्रैक्टर आया 7.5 लाख का, आपने आवेदन करा। आवेदन में देखो इस स्कीम में आपके नाम पे B1 होना अनिवार्य है। ठीक है, आपके नाम पे जमीन होना चाहिए, तो इस स्कीम का आप फायदा उठा सकते हो। इस स्कीम में आपने अप्लाई करा, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने 7-7.5 लाख का ट्रैक्टर खरीदा, तो उस पर अगर आप SC ST और महिला हैं, SC ST महिला और 1 हेक्टेयर से कम जमीन, सॉरी 2 हेक्टेयर से कम जमीन, ओबीसी का नहीं है। नहीं ओबीसी का नहीं आता। नेशनल गवर्नमेंट की स्कीम्स में ओबीसी कुछ नहीं आता, ओबीसी को सामान्य में ट्रीट करते हैं। SC ST वुमेन और 2 हेक्टेयर से कम अगर जमीन है, भले आप ओबीसी के हो, जनरल के हो, तो आपको सबसे मैक्सिमम सब्सिडियां मिलती है स्कीम के थ्रू, डीबीटी के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम में मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है। इधर आप SC को, ST के हो, या आप किसी महिला के नाम पे ले रहे हो, या आपके सामान्य भी कोई भी महिला हो। ठीक है, और या आपके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, पुरुष हो। इसमें 40% मैक्सिमम सब्सिडी है। ठीक है, और कम से कम 35% आपको 35 या 30% ऐसे मिलती है। सब इम्प्लीमेंट और मशीनरी की कॉस्ट पे अलग अलग। ठीक है, मैक्सिमम सब्सिडीज इसमें मिलती है। आपके ट्रैक्टर पे मैक्सिमम सब्सिडी 2.5 लाख थी लास्ट टाइम जब तक टारगेट आते थे। ठीक है, अभी बहुत टाइम से टारगेट नहीं आए हैं। क्या है कि ट्रैक्टर इतना प्रमोट हो चुका है कि अब उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। आपके बीच में भी कंबाइन हार्वेस्टर के भी टारगेट आए थे, 10-10 हर जिले में 10-10 के टारगेट आए थे। 23 लाख की मशीन है वो। 23 लाख की इसलिए है क्योंकि उसमें SMS स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी अटैच्ड आता है और उसको लेना अनिवार्य होता है। उसमें 8.5 लाख की सब्सिडी थी मैक्सिमम। ठीक है, 8.5 लाख की सब्सिडी हमारे विभाग के द्वारा दी जाती थी, मैक्सिमम सब्सिडी कंबाइन हार्वेस्टर पे। तो जो आपका वो जो क्वेश्चन था कंबाइन हार्वेस्टर वाला, तो वो आपका क्लियर हो गया। इस पे भी है, कस्टम हायरिंग पे नहीं है, वो इसी से मिलती थी। ठीक है, या क्या होता है कुछ ऑन डिमांड भी है हमारे यहाँ पे, ऐसी स्कीम्स भी है जिसमें हम डीबीटी के द्वारा ही देते हैं, लेकिन क्या देते हैं, ऑन डिमांड देते हैं। ऑन डिमांड मतलब क्या होता है कि आप पर्टिकुलर टारगेट निकाल नहीं सकते क्योंकि हर कोई लेता नहीं वो वाली मशीन है। जैसे कि आपका विनोइंग फैन हो गया, रीपर कंबाइंडर भी पहले ऑन डिमांड में था। ऐसे बहुत सारी जो मशीनें हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी, वो ऑन डिमांड में आती है। तो आपको जो मैंने वेबसाइट बताई थी, आप उसको रेगुलर चेक करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मशीन के टारगेट आए हैं। जैसे ही वेबसाइट खोलोगे तो ऊपर एक वो बना हुआ आएगा डायलॉग बॉक्स, उसमें सब लिखा है कब टारगेट आने वाले हैं, किसके टारगेट आने वाले हैं, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, B1 आपके नाम पे होनी चाहिए। इसमें अगर आप चाहो तो सीड ड्रिल, सीड कम, फर्टिलाइजर ड्रिल, रेजबेड, रोटावेटर, पर्टिकुलर जो भी लेना हो उस पर सब पे 40% सब्सिडी मान के चलो। 1 लाख का रोटावेटर है तो 35,000 से 40,000 के बीच में सब्सिडी आती है। मल्टीक्रॉप थ्रेशर से लेके सारी मशीनों पे, रीपर कंबाइंडर। हाँ जी बताइए फटाफट। सर ये जो टारगेट आते हैं जी, तो वेबसाइट पे देखेंगे पर्टिकुलर जिले वाइज पता चल जाएगा उसके अंदर क्या? ऐसा देखो, वहां से जब टारगेट रिलीज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्रोसीजर क्या रहती है कि टारगेट जब वहां से रिलीज होते हैं तो आपके पर्टिकुलर जिले में जो है एक पर्टिकुलर टारगेट चीज होती है। टारगेट आते हैं, आपके टारगेट फिक्स रहते हैं, आइदर 10 आएंगे, आइदर 9 आएंगे। और जैसा कि मैंने उनको बताया, आइदर किसी जिले में टारगेट ज्यादा हो गए और उन्होंने लिए ही नहीं तो वो टारगेट शिफ्ट होते हैं। तो यूनिट भी डाल सकते हैं ना, क्या है,
फूड प्रोसेसिंग का ये हाँ, फूड प्रोसेसिंग का ये आप वो यूनिट डाल सकते हो, टोटली डाल सकते हो। इसकी भी नोटिफिकेशन जो है आपको वेबसाइट मिली थी ना, वेयर हाउस की स्कीम हमारे पास नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर बता देंगे किसके पास है, शायद हॉर्टिकल्चर के पास होगी वेयर हाउसिंग की, या सर के पास होगी, तो हमारे पास तो नहीं है वो वेयर हाउसिंग वाली स्कीम। तो ये जो है CHC जो मैंने आपको वेबसाइट लिखी थी अभी, chc.mpdag जो आपने लिखी, उसी पे आपको कस्टम प्रोसेसिंग का भी जो है नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको कृषि अभियांत्रिकी, ठीक है, कृषि अभियांत्रिकी का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप लोग कभी भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप